Good morning, friends. Here we are going to discuss how to tackle UPSC prelim क्वेश्चन पेपर. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बढ़ती लेवल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है उसको हम कैसे टैकल करेंगे. इसमें फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सबसे पहले जज करना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, I divided question difficulty level at 4 level. Question difficulty level in 4 types of question. That is basic knowledge, first one. Second one is आप 50 to 70% श्योर हो. थर्ड वन इज लेस देन 50% श्योर हो और लेकिन उसको आपको कुछ पता है. और सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग है जो पैनिक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं. दिस आर पैनिक क्वेश्चन. इट मे बी 50 to 20% कंटिन्यूस. Sometime it will be continuous 3 or 4 question. They are panic question. How to know panic question and why to skip panic question? Let us discuss. तो आपको why to skip panic question? Panic question को skip क्यों करना है? सबसे पहले हम जानेंगे कि panic question क्या है. What is panic question? तो panic question के फीचर्स है जो कि आउट ऑफ लॉजिक है. आपका कोई भी लॉजिक उसमें वर्क नहीं कर रहा है. आपका कोई भी लॉजिक उसमें वर्क नहीं कर रहा है. इट इज़ आउट ऑफ लॉजिक. देन सेकंड वन इज़ आउट ऑफ नॉलेज. आपका कोई भी नॉलेज उससे काम नहीं आ रहा है. थर्ड वन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी. सबसे डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ किए अभी तक आपने कभी पढ़ा, आपके स्टडी में नहीं आए, आपने कभी देखी नहीं और आपको कुछ आता पता नहीं है. और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी लगातार 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं. आगे जाके वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये पैनिक क्वेश्चन कौन से होते हैं. तो ऐसे जो पैनिक क्वेश्चन है उसको मैं पैनिक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन आपका टाइम मैनेजमेंट लॉस कर सकते हैं. हम उसी क्वेश्चन को अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम देंगे. अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट मिस हो जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम देने की वजह से उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो उसको आपको शुरुआत में ही स्किप करना है. उसके बाद हमारा जो रूल है इजी फर्स्ट, वो फॉलो करने के लिए हमें पैनिक क्वेश्चन स्किप करना पड़ेंगे. इजी फर्स्ट इसका मतलब है आप इजी क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो. जो पैनिक क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन जैसे पैनिक क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ. और तीसरी चीज़ है कि मेंटेन टेम्परामेंट. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एंड प्रीलिम क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम हमारा टेम्परामेंट ठीक होना चाहिए. टेम्परामेंट इसका मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए. आप पैनिक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कितना भी सोचोगे तब नहीं आने वाला है. आप कोई जो 5 मिनट भी देगा 10 मिनट भी देगा कितना भी सोचेगा उसका आंसर नहीं आने वाला है. वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और जो आगे आने वाले इजी क्वेश्चन में भी आप गलत करोगे क्योंकि वो टेम्परामेंट आप लॉस्ट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाओगे. जैसे पैनिक क्वेश्चन लगेगा तो आपको सपने आना लगेंगे कि इस बार तो हमारा नहीं होने वाला, अगला प्री के लिए आएंगे. तो ये सिचुएशन ना आने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पैनिक क्वेश्चन की पहचान होना चाहिए कि आपकी आउट ऑफ नॉलेज है, इसका कोई आता पता नहीं, फालतू में उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं. ऐसे क्वेश्चन कम से कम 10-12 या डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं. तो वो कैसे कैसे उसको जज करना है, तो उसके 3 क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बताया है कि आउट ऑफ लॉजिक है, आउट ऑफ नॉलेज है, वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, समटाइम 3 और 4 कंटिन्यूस क्वेश्चन है. वो पैनिक करने के लिए दे देते हैं. जैसे कि एनिशिएंट हिस्ट्री वाले ऐसे क्वेश्चन दे देंगे पैनिक करने के लिए और शुरुआत में होंगे. वो पढ़ के ही बहुत लोग आधी जनता तो उसी में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है और बाहर हो जाती है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो इजी है वो भी सॉल्व नहीं कर पाते, वो भी गलत हो जाते हैं बहुत सारे. उसकी वजह से सिली मिस्टेक भी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और टाइम वेस्टेज हो जाता है और लास्ट में हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी प्रीली निकालना है तो ये पैनिक क्वेश्चन को अवॉइड करना है, या जो पैनिक है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एट लास्ट में सॉल्व करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है. जो इजी फर्स्ट का रूल फॉलो करना है. सेकंड है कि हम
वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इजी फर्स्ट रूल। व्हाई इजी फर्स्ट, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर बार आएगा सेव टाइम। आपको इजी क्वेश्चन होंगे तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड भी नहीं लगेगा या 30 सेकंड लगेंगे, इसका मतलब आप सेव टाइम हो जाएगा आपका। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन आप 20-25 करोगे तो आप IAS का सपना देखना शुरू कर देते हो। वैसे यानी कि कम से कम प्री पास होने का सपना तो देख ही सकते हैं। तो आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पैनिक क्वेश्चन के अपोजिट है इजी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है। आपको 20-25 क्वेश्चन भी आपको सही से अच्छे से आप सॉल्व करोगे शुरुआत में ही, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका टेम्परामेंट मेंटेन हो जाएगा और आप आगे आने वाले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें वही है कि लेस चांस ऑफ पैनिक सिचुएशन, आप पैनिक नहीं हो जाओगे, आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे इजी क्वेश्चन शुरुआत में सॉल्व किए तो। उसके बाद इजी क्वेश्चन 5 इजी फर्स्ट के लिए मल्टीपल रीडिंग होना चाहिए क्वेश्चन पेपर का, यानी कि हम लगातार 1 to 100 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं करेंगे। हम फर्स्ट रीडिंग में उसके इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम मल्टीपल टाइम का आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्स्ट राउंड में ही आप कुछ क्वेश्चन कट मार्क करोगे जो कि पैनिक क्वेश्चन है, तो आगे जाके वही हम डिस्कस करने वाले। वाई मल्टीपल टाइम रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इम्पॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार में 1 to 100 जाओगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, तो आपको इसलिए मल्टीपल टाइम्स रीडिंग होना ही ज़रूरी है। तो पहले इसलिए मल्टीपल टाइम के लिए सबसे फर्स्ट है इजी फर्स्ट है, डिफ़िकल्ट लास्ट रूल, ये फॉलो करना है। जो आ रहा है वही अटेम्प्ट करो, जो डिफ़िकल्ट है उसको स्टार मार्क करके या सर्कल करके रख दो बाद में सॉल्व करने के लिए। जो इजी फर्स्ट है, आपको इजी फर्स्ट वाले किसी को 30 लगेंगे, किसी को 20 लगेंगे, किसी को 40 लगेंगे, किसी को 50 लगेंगे। आपको इजी वाले सिर्फ 5 लग रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई बहुत कम है, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन इजी लग सकते हैं इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर में ही, लेकिन वो इजी फर्स्ट का आपको चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इजी फर्स्ट में हम टाइम सेव करते हैं, वो टाइम हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा लॉजिक लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए हम जो इजी फर्स्ट में जो टाइम सेव हो जाएगा वो आगे मोर टाइम टू टैकल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वी विल गेट मोर टाइम टू टैकल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद इजी फर्स्ट में वही हम देखेंगे कि सिली मिस्टेक आपकी अवॉइड हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक हम क्या क्या करते हैं। सिली मिस्टेक की वजह से बहुत लोगों का फ्री निकलता नहीं, ये सच है। सिली मिस्टेक 1 या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसी नंबर की वजह से हम प्री क्लियर नहीं कर पाते। सिली मिस्टेक में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ईगो इशू। ईगो इशू का मतलब यह है कि ईगो पे मत लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो ईगो पे मत लेना है, उसको स्किप करना है। उसको स्किप करो में तो उसमें हमारी भलाई होगी। उसी में आते हैं पैनिक क्वेश्चन है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हमें सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ईगो पे मत लेना है कि मैंने इतना पढ़ाई की तभी मेरे को नहीं आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो उसमें आप 5 मिनट लगाओगे तो उसमें आपका टाइम भी चला जाएगा और आपकी ईजी क्वेश्चन भी रह जाएंगे। उसके बाद टू फिलअप आंसर शीट टाइमली, आपको आंसर शीट है वो टाइमली फिलअप करना चाहिए। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने इजी फर्स्ट में लगभग, फॉर एग्जांपल मैं इजी फर्स्ट में लगभग 40 क्वेश्चन फर्स्ट आवर में सॉल्व कर रहा हूँ, तो पोस्ट 40 क्वेश्चन इजी फर्स्ट के लिए मार्क कर रहा हूँ, तो उसके सर्कल डार्कन करो, जो कि फर्स्ट आवर वाले होंगे उसके सर्कल डार्कन करो। इजी फर्स्ट वाले जो 10-12 क्वेश्चन है जो पैनिक वाले उसको काट मार दो, जो 10-12 क्वेश्चन है पैनिक वाले उसको काट मार दो, और जो आपको
सेकंड थर्ड राउंड करना है। उसके लिए जो डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉजिक लगा के सॉल्व हो सकते हैं, इस टाइप वाले आप सर्कल करके रखो इस टाइप में। उसके बाद डोंट गो फॉर फर्स्ट टू 100। ये यूपीएससी हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलती है। यूपीएससी हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो डोंट गो फॉर फर्स्ट टू 100। कभी कभी फर्स्ट पेज में ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आज ही जनता तो ऐसे कंपटीशन से बाहर हो जाती है। तो इसलिए आप बीच में से कोई भी सेक्शन चुनो, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन से चालू करो, 40 नंबर, या आपको इजी सेक्शन जा रहा है पॉलिटी तो आप पॉलिटी से चालू करो। बीच में से कभी से कहाँ से भी चालू करो, या आपको ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी से चालू करते हैं। जो इजी सेक्शन आपको अच्छा लगेगा उससे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 100 नहीं जाना आपको। 20, 30, 40 में या 100 के पीछे से भी नहीं आता। जनरली ऐसा होता है यूपीएससी में, शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, या लास्ट में भी कभी कभी डिफिकल्ट सेट हो जाता है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि शुरुआत में डिफिकल्ट देने के बाद वो सब आधे से ज़्यादा जनता पैनिक होती है, टेम्परामेंट लॉस्ट होता है, और उन ऐसे लोग उनको चाहे भी नहीं, जो कि उनका टेम्परामेंट लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको डार्क सर्कल करते रहना चाहिए। फर्स्ट आवर में आपको जितना आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 40, उसके बाद 30 मिनट के बाद जो भी 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में 20 मिनट में, तो उसकी वजह से हमारा सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। और फर्स्ट हमने लगभग 40 क्वेश्चन को डार्कन किया तो, और ये हमारे लगभग श्योर है, बहुत श्योर है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा उसी में। और आप आगे वाले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो आप उसमें सिली मिस्टेक अवॉइड करोगे। उसके बाद अपना पर्सनल वॉच रखिए कभी भी, और उसको देखते रहिए कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है 10-10 मिनट में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम व्हाट सेक्शन और टॉपिक विच, फ्रॉम व्हाट सेक्शन और टॉपिक और विच क्वेश्चन यू शुड सॉल्व फर्स्ट। तो वैसे यू शुड हैव टू फॉलो इजी फर्स्ट एंड डिफिकल्ट लास्ट रूल। तो इजी फर्स्ट, तो इजी में लगभग पॉलिटी का सेक्शन 90% जनता को इजी जाता है, तो पॉलिटी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ ज्योग्राफी भी इजी है, साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी होते हैं, वो ट्रिक बेस्ड है, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इजी फर्स्ट का रूल फॉलो कर सकते हैं। किसी का ऑप्शनल होगा कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी वो पहले सॉल्व कर सकता है, तो आपका उसी में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और आपके जो इजी वाले क्वेश्चन मैंने कि गलती से रह नहीं पाएंगे। तो उसके आगे से डिफिकल्ट लास्ट में जनरली जिसने कुछ पढ़ा नहीं उसे के लिए सब भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ा है उसके लिए कुछ सेक्शन डिफिकल्ट लगते हैं, बाकी तो इजी लगते हैं। तो डिफिकल्ट लास्ट में जनरल या एंशिएंट हिस्ट्री मेरे को भी डिफिकल्ट जाता है, और बाकी बहुत लोगों को, इवन जिसका ऑप्शनल है उसको भी डिफिकल्ट जा सकता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री है, डिफिकल्ट है, तो उसको लास्ट छोड़ो, उसको कोई पता नहीं, क्योंकि वो कभी कभी बहुत बार सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका तुक्का लगा के नहीं होता, क्योंकि तुक्का लगा के गलत 90% आप गलत होने के चांसेस होते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तुक्का और लॉजिक डिफरेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक के नॉन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी डिफिकल्ट होते हैं कभी कभी ट्रेंड में, तो वो भी आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफिकल्टी लेवल वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने बोला था बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक नॉलेज बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कौन से बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज क्वेश्चन, तो आपको ये बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में गलती हो रही, तो सबसे पहले है कि हम सीरियसली पढ़ नहीं रहे। सबसे पहले कि हम सीरियसली पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। दूसरी बात है कि हम मल्टीपल रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, आप सिर्फ एक बार पढ़ के आपके ध्यान में नहीं रहेगा, रिटेंशन नहीं हो पाएगा। यू शुड हैव ट्राई टू रीड मल्टीपल टाइम्स, डू मल्टीपल रिवीजन। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं, बनाना सीखना चाहे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे, उस शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने कोई मेथड्स बताई थी। इंडेक्स मेथड,
मेथड्स बताए थे इंडेक्स मेथड। तो आप बाद में हमने कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो इंडेक्स मेथड मैपिंग का जो स्मार्ट नोट्स है वो आपने बनाना चाहे बेसिक के लिए। मैपिंग के लिए उसके बाद स्मार्ट रिवीजन टेक्निक वही है जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, पहले वीडियो में डिस्कस किया है। वो आप अपना खुद का भी डेवलप कर सकते हो, नहीं तो आप जनरली बाकी लोग जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स मेथड रिवीजन के लिए बहुत मोस्ट इफिशिएंट है, आपको यूज़ करना है इवन बेसिक नॉलेज के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस आपने नहीं की, इसलिए आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसका एनालिसिस जिसका जितना अच्छा होगा उतना उसको कम पढ़ाई में ज़्यादा स्मार्ट पढ़ाई हो जाएगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस और एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके थ्रू आप बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और आपको क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी पता होता है, या आप नेक्स्ट ईयर में कैसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है वो भी जज कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल है आप 50% से भी ज़्यादा श्योर हो। 50% से भी ज़्यादा श्योर हो तो उसमें आप नॉलेज के साथ थोड़ा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है, हर जगह काम नहीं आती, लेकिन 10-15 क्वेश्चन उसमें ट्रिक में आप इजीली नहीं, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा के ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको रिस्क लेना है। यूपीएससी कर रहे हो तो रिस्क लेना इज नॉर्मल फॉर अस। सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हैं हम, रिस्क के साथ खेलने वाले खिलाड़ी है, इसलिए हम यूपीएससी कर रहे हैं। तो रिस्क लेना है तो उसको डरना नहीं। जो डिफ़िकल्ट है लेकिन 50% ज़्यादा श्योर है, आपको सेकंड राउंड में सॉल्व कर सकते हो। जब फर्स्ट राउंड में आपने इजी 30-40 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए, तो ये भी बाद वाले जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके बाद वेल नोन सबको पता है, एलिमिनेशन टेक्निक ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एनालिसिस होना चाहिए उसके लिए, तभी आपको ट्रिक्स यूज़ कर पाओगे। आप खुद का भी ट्रिक डेवलप कर सकते हो और आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 50% से भी चांसेस जिसका कम है, लेकिन हमारा कुछ सुना है या हमने कभी पता है, तो ये लास्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन लगभग मैक्सिमम एक्यूरेसी आ सकती है। मैक्सिमम यानी कि उसमें आपने 10 क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें रिस्क है, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी आप रिलेटिवली प्रॉफिट में है। उसके बाद फिर एक बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें प्री पास होना है। तो पैनिक क्वेश्चन को, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को जज करना है, समझना है। और वो चीज़ हमें जैसे प्रीलिम के क्वेश्चन सेट लगाते किसी भी क्लास की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसी टाइम में भी ध्यान रखना है कि जैसे पैनिक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ नॉलेज होंगे, आउट ऑफ लॉजिक होंगे, वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होगी, वो टर्मिनोलॉजी हमने कभी देखी नहीं होगी। आउट ऑफ नॉलेज, आउट ऑफ लॉजिक, वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, ये भी लोगों का कुछ क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग इन डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो 80 to 87 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें स्किप करेंगे 13 to 70 स्किप कर सकते हैं। अभी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, को टफ कम हो रहा है, तो हम ये स्किप करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 13 तो 17-18 क्वेश्चन तक हम स्किप कर सकते हैं। वो स्किप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो वही पूरे फ़ायदे इसमें है, तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो उसमें हम कैसे अटेम्प्ट करें, तो फर्स्ट राउंड है, लगभग आप 50 to 55 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी के 45 होंगे, किसी के 35 होंगे, उसमें आप 50-55 कर सकते हैं। तो उसमें 70 मिनट लग जाएंगे। आपको स्किप करना है 8 to 9 क्वेश्चन, आपको जो पैनिक क्वेश्चन स्किप करना है। और उसी राउंड में, फर्स्ट राउंड के बाद ही जितना आपने ये अटेम्प्ट किए हैं उसको आपको डार्कन करना है, डार्कन सर्कल करना है, तभी आपको
45 भी क्वेश्चन आपने डार्कन किए तो आप सेफ जोन में जाने के चांसेस मैक्सिमम है। उसके बाद सेकंड राउंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आपने पहले राउंड में कितना किया है, कभी 25 भी हो सकते हैं उसमें। सेकंड राउंड में आपने जो ये इसको छेड़ना ही नहीं, जो पैनिक क्वेश्चन है उसको कभी भी छेड़ना नहीं। शुरुआत में काट मार दिया उसको कभी देखना ही नहीं, उसको बाद में भी नहीं देखना, एग्ज़ाम के बाद में नहीं देखना, सीधा प्रीलिम के रिजल्ट के बाद देखना है। एग्ज़ाम के बाद देखोगे तो 1 महीना वेस्ट हो जाएगा, उसमें हम सोचते रहोगे यार वो क्वेश्चन हमने गलत किया है, सही नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, उसको देखो मत, अपना मेंस का प्रिपरेशन शुरू करो। सेकंड राउंड में 15-20 क्वेश्चन है, उसमें आपका 50% से ज़्यादा श्योरिटी है, उसमें करो। और थर्ड राउंड में है लगभग 8-10 क्वेश्चन है लास्ट में, जो कि आपकी श्योरिटी कम थी, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल आप 80 to 87, 85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस था 2019 प्रीलिम में, वेरियस आंसर की से मैंने देखा था, लगभग अराउंड 69 राइट थे, 18 रॉन्ग थे, टोटल माइनस जाके 62 राइट थे, तो 124 वेरियस की से आता था। वो यूपीएससी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 4-5 मार्क, लेकिन मैं सेफ जोन में था। 15-20 मार्क आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो तो वो आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अटेम्प्ट के लिए मैं रूल बताता हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। डिफ़िकल्टी लेवल हमारा रिसेंटली बढ़ते जा रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पैनिक क्वेश्चन ज़्यादा है। पैनिक क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 10 थे तो अब ये 15 to 20 हो रहे हैं। और हमारा कट ऑफ पहले 2017 में लगभग 110 के ऊपर था, अभी वो 86 पे आकर पहुंच गया है। तो 85 और 86 लाने के लिए हमें कम से कम 45 श्योर शॉट सही चाहिए आंसर, नेगेटिव जाके। तो हम 45 से ज़्यादा, यानी कि सेफ जोन में जाने के लिए हमें कम से कम 50 क्वेश्चन श्योर शॉट, 50 क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में हो। उसके बाद हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक, उसमें से हमने पहले डिस्कस किया है मैंने। उसके बाद क्या क्या हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ये भी बढ़िया चीज़ है। ट्रिक से आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे आप कभी प्रीलिम पास नहीं हो पाओगे, लेकिन ट्रिक के भरोसे में आप बेसिक नॉलेज के भरोसा और ट्रिक के भरोसे पे आप प्रीलिम पास होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रिक से भी आप नहीं पास हो पाओगे, और सिर्फ बेसिक नॉलेज से भी आप कभी नहीं पास हो जाओगे। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी पास हो पाओगे, क्योंकि अभी डिफ़िकल्टी लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको ट्रिक का साथ लेना ही पड़ रहा है। विदाउट ट्रिक आप कभी नहीं पास हो सकते, या विदाउट बेसिक नॉलेज आप कभी नहीं पास सकते। तो ट्रिक में सबसे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ कि हाफ सेंटेंस ट्रू, ये एक यूपीएससी का पैटर्न दिख रहा है, हाफ सेंटेंस ट्रू, यानी कि इसमें हाफ सेंटेंस यूपीएससी ट्रू देता है और हाफ सेंटेंस फॉल्स देता है, कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है, और हाफ में ट्रू देता है। तो हमारा फोकस जो ट्रू है उसमें होता है, और हम वो ट्रू हाफ इन्फॉर्मेशन ट्रू को ही हम पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रू मान के सही मान देते हैं, और हमारा क्वेश्चन गलत होता है। जैसे कि पॉलिटी में होता है कि कभी कभी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दिस ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस ये वाला तो सही होगा जो भी है, जो कि किसी और लॉ के हिसाब से सही होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो। तो ये सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम शुरुआत में अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इतना नहीं देखते, आगे वाला सेंटेंस देखेंगे कि ये है जो भी है डैश डैश डैश, लेकिन ये सही है। तो हमें आगे पीछे ज़्यादा जाने की सोचते नहीं, और हम सिली मिस्टेक करने के ज़्यादा चांसेस है, हम राइट लगा देते हैं लेकिन एक्चुअली रॉन्ग है। वैसे कभी होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस सही देते हैं, लेकिन ये लॉ गलत होता है, लेकिन हम इस लॉ पे या आगे वाले सेंटेंस पे फोकस नहीं कर सकते। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का भी रिपोर्ट होता है, जब IMF वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक IMF ऐसा देते हैं, आगे वाला सेंटेंस ट्रू देते हैं, लेकिन वो कोई वर्ल्ड बैंक का आगे होगा लेकिन IMF के एक्चुअल में रिपोर्ट में होगा ऐसा, लेकिन इंस्टीट्यूशन का नाम आगे गलत है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हाफ ट्रूथ वाले क्वेश्चन, इसमें हाफ ट्रूथ वाला क्वेश्चन है 94, ये जब
क्वेश्चन है, ये अभी 2023 प्रीलिम पेपर का क्वेश्चन है। उसमें देखो, इजराइल हैज एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट, ये जनरल स्टेटमेंट है, ट्रू है। अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, इधर तक क्वेश्चन सही है, लेकिन साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग ये गलत है। हाफ सेंटेंस ट्रू है और हाफ सेंटेंस फेक है। तो हम शुरुआत में जल्दी में हम पहला वाला जनरल है सबका सही आएगा, लेकिन बाद में अरब इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया इधर तक भी सही है। ये देख के हमें लगेगा पूरा सेंटेंस सही होगा, लेकिन नहीं, उसके बाद साइंड बाय इजराइल एंड अरब ये गलत है। तो ये पहला वाला सेंटेंस सही है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, ये आंसर है। उसके बाद ये छह वाला क्वेश्चन है सेकंड, इंडिया अकाउंट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड। ये इंडिया अकाउंट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, ये ऐसा एक्चुअल में होना चाहिए, सर्विस, तब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ गुड्स दिया है, सर्विस नहीं दिया है, सिर्फ गुड्स दिया है, सर्विस नहीं दिया है। हम जनरली हमें फैक्ट्स पता है कि इंडिया का वर्ल्ड का शेयर 3.2% है, अराउंड 3.2% है या उससे कम है। लेकिन जब हम सिर्फ नॉर्मल देखेंगे तो लगेगा कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में इसमें आगे जस्ट ये टिक दिया है कि ये गुड्स है। गुड्स और सही सर्विस होता तो हम सही लगा सकते हैं। तो इसमें भी हाफ ट्रूथ है, आधा सेंटेंस ट्रू है, आधा सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट जाके एचएफ में हम देखेंगे कि फर्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 35 फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरली बेसिक नॉलेज ऑफ लक्ष्मीकांत है, ये सबको पता है, ये इजी है, ट्रू है। उसके बाद आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइन इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी इसमें 35 में इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, लेकिन डिफाइन नहीं किया। तो ये टर्म पे हमें फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में टर्म तो दिया है, तो जनरली हमें लगेगा कि टर्म तो दिया है तो डिफाइन हो सकता है, तो लेकिन वो डिफाइन नहीं किया है, तो ये भी हाफ ट्रूथ है। यानी कि वो क्लोज, यानी कि यूपीएससी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सेट कर रहे हैं, इसलिए लोगों का स्कोर बढ़ नहीं रहा है। बहुत लोग पढ़ाई करने के बाद भी स्कोर नहीं पढ़ रहा है सब, क्योंकि ये पुराने टाइम में यूपीएससी सीधा गलत इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन अभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, जैसे कि सोशल मीडिया होता है या न्यूज़पेपर वाले करते हैं, यानी कि ज़्यादा ट्रू के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम फंस जाते हैं। तो वही यूपीएससी भी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ये कि बहुत सारा अच्छा ट्रू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें फंसा देते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में है, आजकल न्यूज़पेपर में भी है, यानी कि 70% सच देंगे, उसके साथ 30% गलत भी देंगे, लेकिन वो हमें सच लगेगा, क्योंकि सीधा गलत बात तो यूपीएससी वाले तुरंत पकड़ लेंगे कोई भी, तो ये नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हाफ ट्रूथ बहुत सारे क्वेश्चन में हाफ ट्रूथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अभी फॉर एग्जांपल 2019 का क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू और द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन। ये ठीक है, ये तो जनरल है, बेसिक नॉलेज है, तो सही है। लेकिन ये 44 अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो ये आगे वाला सेंटेंस सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 44 अमेंडमेंट नहीं है, ये 42nd अमेंडमेंट है, बस उन्होंने ये चेंज किया, फैक्ट्स चेंज किया यहाँ। और लेकिन हमें लगेगा 44 है 42nd, इसलिए हमें क्रोनोलॉजी का ट्रिक यूज़ करना चाहिए। जैसे कि 42 अमेंडमेंट था, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, 44 बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद हुआ था, तो आपको क्रोनोलॉजी से पता चलेगा। ये बेसिक नॉलेज भी है, लेकिन कभी कभी हम फास्ट में हम ये आधा सेंटेंस सही नहीं देख पाएंगे, उसके बाद हम गलत कर सकते हैं, तो ये अवॉइड करना है। उसके बाद ऑल ओनली एलिमिनेशन का टेक्निक भी हम काम आ सकता है। ऑल ओनली एलिमिनेशन टेक्निक, ऑल और ओनली, जैसे कि ऑल और ओनली एक्सट्रीम होता है तो लगभग गलत होता है, ओनली वाला लगभग गलत होता है, तो वो उसका ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। तो उसी में
23 वाला क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। रिसेंट ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट ईयर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर स्लेव ऑर्डरलैंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ऑल कंट्री है, तो अभी इतना ऑल कंट्री तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है, पता नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटमेंट जिसमें बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर, ये गलत है। जनरली बाइंडिंग बहुत कम एग्रीमेंट होते हैं, तो ऑल कंट्री है, बाइंडिंग है, तो हो ही नहीं सकता। कोई डेमोक्रेसी है, कोई ना कोई कंट्री अपोज तो करेगा। उसके बाद सीजीएम एड्रेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल उसमें नहीं किया है उसमें, तो ये ऑल वाला ये गलत है, तभी आप सही कर पाओगे। जैसे कि नन ऑफ, ये आंसर नन है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि ऑल के अगेंस्ट, जैसे कि ऑल में गलत होने के चांसेस है, उसके अगेंस्ट है सम। जब सम आता है तो सेंटेंस सही होने के मैक्सिमम चांस है, या 100% भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम में कोई सब चेक नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, कुछ कुछ चीज़ें कुछ एक्सेप्शन होती है, लेकिन इसमें ऑल नहीं दिखा है। ऑल होता तो बिल्कुल ही गलत हो जाता, लेकिन सम है। जैसे कि कोई थर्मल एनर्जी के सोर्सेस है, थर्मल हीट के एरिया में कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वहाँ वो हीट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। उसके अगेंस्ट जो अंटार्कटिका में है, उसमें टेम्परेचर डाउन है, वहाँ भी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव हो पाते हैं। और उसी तरह कोई एसिडिक लैंड है, उसमें भी पीएच कम होगा, तभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाते। तो इसमें सम है, तो मैं 100% आप सही लगा सकते हो। इसमें 100% सही लगाने के चांसेस है, और क्वेश्चन भी सही आएगा, तो ऑल सेंटेंस 3 सही आएगा। तो इसमें आपको ट्रिक काम आएगी। ये 2023 का क्वेश्चन है, ट्रिक के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन की वजह से प्री रह जाता है, लेकिन ये ट्रिक की वजह से आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी इजी फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रिक से तुरंत सॉल्व कर पाओगे। 2023 का 18 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि सम होता है तो ये जनरल स्टेटमेंट है, सम तो हो सकता है, ऑल होगा तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट कभी गलत, ज़्यादा गलत ही होते हैं, लेकिन जनरल स्टेटमेंट है, सम है तो सही होंगे। उसके बाद यही 2023 में दूसरा क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बेस्ड है। सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो ये सम 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 जनरल स्टेटमेंट है, पूरा सही है। ऑल 4 है, ऑल 4 सही इसका आंसर है। ये सब सही है, ये सम के लिए नहीं, लेकिन जनरली आपको पढ़ना भी है। सम मशरूम है मेडिसिन प्रॉपर्टी जनरली है, साइको तो मशरूम का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसमें ऑल होगा तो सब गलत आ जाएगा। वैसे ऑल होगा, ऑल मशरूम है तो सम में सब गलत आता है। 2 क्वेश्चन है 2023 में, 2 क्वेश्चन आने की बहुत बड़ा सपोर्ट है। पूरा एनसीईआरटी पढ़ के भी कभी उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसको 2 क्वेश्चन ट्रिक में आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये नहीं है, यानी कि नॉन अटेम्प्टेड पैनिक क्वेश्चन इसको बोल रहा हूँ मैं। पैनिक क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? इन्वेजिव पेशी स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डिवाइस ग्लोबल इन्वेजिव पेशी डेटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये मेरे को पता नहीं है, एग्जाम पेपर में पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, तो फालतू में क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लिया। उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत क्लोज है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये सब क्लोज है। इसका आंसर मेरे को कुछ पता नहीं, तो इसमें 2 मिनट 3 मिनट सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी सोच के भी सही नहीं आएगा। उसको स्किप करो, उसको स्किप करो, या बहुत आपके अटेम्प्ट कम हो रहे तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो एडवाइस रहेगा इसको स्किप करो, फ़ायदा में रहोगे। नेक्स्ट है 2019 में देख रहे हैं कि सेम टाइप वाला क्वेश्चन है कि सम पेशीज ऑफ टर्टल हर्बीवरस, सम 1 2 3 4। इसका आंसर ये है, सम पेशीज ऑफ, सम होता है तो ऑब्वियसली
जनरल स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। उसके बाद 2019 में कोई एक्सेप्शन देखेंगे हम। आसियन लायन इज नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली। इसमें ओनली है तो हम गलत मानेंगे कि हर जगह ओनली है तो गलत मानेंगे, लेकिन यूपीएससी बहुत चतुर है। यूपीएससी ने ऐसा किया है कि कुछ ना कुछ ओनली वाला सही होना चाहिए, ऐसा किया। उनको पता चला कि ओनली वाला ट्रिक करके लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्री पास हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा चैलेंज कर लेते हैं। तो ओनली में इसमें जनरल देखो, डबल हम कैमल इज नेचुरली फाउंड इंडिया ओनली। डबल हम कैम इंडिया में तो नहीं होता है, तो ओनली ये गलत होने के ज़्यादा चांसेस है। वन हॉर्न राइनोसोर नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली, ऐसा तो नहीं। थाईलैंड विनलैंड में भी राइनो होता है, तो ये गलत है। तो हमें ये दूसरा और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है आशियन लाइन नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली। तो इसमें आप सही मार दे सकते हो। नेक्स्ट आए ऑल फोर्स। कभी कभी ऑल फोर्स सही हो जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप साइंस का एप्लीकेशन है या कोई जनरल यूज़ है, तब एप्लीकेशन में ऑल फोर आंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास। जनरल है, क्रॉप बायोमास की वजह से कौन कौन सा गैस रिलीज हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे गैस हो सकते हैं। तब ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई बहुत उल्टा पुल्टा गैस दिया है तभी हम ये इसको 1 2 3 कर पाएंगे। अदरवाइज आपको 1 2 3 4 ही ऐसे क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, तभी आपको सही होने हो जाएगा। उसके बाद ऑल 5 कभी नहीं होगा। अभी तक जितना भी मैंने प्रीलिम के क्वेश्चन एनालिसिस किया है, उसमें जब 4 से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं, 5 ऑप्शन आएंगे, 6 ऑप्शन आएंगे, 7 ऑप्शन आएंगे, और वो उसमें आएगा ऑल 5, ऑल 6, ऑल 7, तो 4 से ज़्यादा जब भी ऑप्शन आएंगे तब ऑल 5 कभी नहीं है आंसर। जब भी अभी तक मैंने जितना है, कोई क्वेश्चन मिला गलती से कि ऑल 5 उसका आंसर है या ऑल 6 आंसर है, तो कमेंट में प्लीज़ शेयर कर देना, मेरे को पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जो 4 ऑप्शन में ऑल 4 यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। तो इसमें भी ऑल 5 का ये आंसर नहीं है, ऑल 5 का इसमें आंसर नहीं है। तो इसमें रेड सी और सीरिया ये वाला तो गलत था, तो ठीक है, 5 गलत हो गया। 1 2 4 1 3 4 रह गया, और 2 और 3 में एलिमिनेट करना है हमें। इसमें 5 एलिमिनेट कर दिया, 2 और 3 में अभी ये करना है, 2 और 3 ब्लैक सी, क्रोटिया और कजाकिस्तान। इसमें अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं, तो इसमें 50-50% चांस लेना पड़ेगा। इसमें हमारे एक्यूरेसी के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन हम ऑल 5 करके जाएंगे, ट्रिक भी यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे, तो ऑल 5 का भी आंसर नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा 4 ऑप्शन हो गए तभी ऑल 4 तक ट्रिक यूज़ करना है, उसके बाद नहीं यूज़ करना है। इसमें एलिमिनेट करके, इसमें मेरे को पता नहीं है इसमें कि 2 और 3 में कि ब्लैक सी, क्रोटिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान पता नहीं है, तो मेरे को यही चांस लास्ट राउंड में लूँगा। मैं इसको सर्कल करूँगा, सेकंड राउंड में भी इसको सॉल्व नहीं करूँगा। लास्ट राउंड में जब मैं लास्ट में 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करते, इसमें से एक मैं लगा दूंगा उसमें, जो मेरे को थोड़ा सोच के, यानी कि उसके आसपास वाला कंट्री इमेजिन करके कोई लग रहा है लिंक, तब भी। अदरवाइज ये शुरुआत में मैं कभी नहीं इसको छोड़ूंगा, छेड़ूंगा। लास्ट में ही आई विल टेक चांस एट लास्ट। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपके कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल इजी हो सकते हैं, विच फॉर फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड एसेट। एसेट होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और लायबिलिटी होती है वो जो डिपॉजिट होती है। तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के जो ही क्वेश्चन कंसेप्ट के ही आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज डाटा के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी चीज़ है, और आपके हाथ में बेसिक नॉलेज है। तो आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व विथ राइट आंसर। नेक्स्ट पैनिक क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, जो कि पैनिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल पैनिक क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब सेम है ना, हमने कभी सुना था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है, किसी ने पढ़ा होगा तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन मेरे लिए ये पैनिक क्वेश्चन ही जैसे, क्योंकि सेम है। इसमें पूरा पढ़ के कन्फ्यूजन, इतना डाटा उसी एग्ज़ाम के टाइम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल 98, 99, 2001, 11 दोनों रूल बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है, तो उसको पैनिक क्वेश्चन में दूंगा। अटेम्प्ट नहीं करना है, नॉट अटेम्प्टेड।
और इसको मैं क्रॉस करूँगा, उसको देखूँगा ही नहीं, सीधा प्रीलिम का रिजल्ट आने के बाद देख सकते हो। प्रीलिम देने के बाद भी देखोगे तो पछताओगे, ज़्यादा ही मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो यू शुड हैव टू कीप इन माइंड अवॉइड दिस पैनिक क्वेश्चन। सेकंड में पैनिक क्वेश्चन है वही वाला जो इन्वेजिव स्पेशलिस्ट ग्रुप है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अता पता नहीं, इसको पहले क्रॉस करो, अटेम्प्ट मत करो। अटेम्प्ट करने जाओगे गलत हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा सोचोगे तो क्वेश्चन सही नहीं आएगा, पैनिक हो जाओगे। नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल प्रीलिम 2023 में एक क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। इसमें भी हाफ ट्रूथ हो सकता था। ये इन्वेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बराबर अंडर सिक्योराइजेशन एंड फाइनेंशियल एक्ट। इसको आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी सॉल्व करोगे, या इसमें कोई रिस्क लेने का ही नहीं लग रहा है। इसको हम नॉन अटेम्प्टेड में डाल सकते हैं या पैनिक क्वेश्चन में डाल सकते हैं। उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो एग्जैक्टली पता है तभी सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्स और लॉजिक है इसमें, आंसर भी बहुत एनालिटिकल है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम नॉन अटेम्प्टेड है उसमें पैनिक में डाल दो उसमें, तो उसका टाइम आपका बच जाएगा। उसके बाद आउट ऑफ लॉजिक आउट ऑफ नॉलेज, वही पैनिक क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन धन्य टका विच ऑफर, जैसे कि आपको एशियन हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, नॉन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुक्का कोई गलत ही लगाओगे आपको, जो आपको तुक्का कोई गलत ही लगाएंगे वैसे इसका अंदर आंसर है। लेकिन इसमें भी मैं पैनिक क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी का एशियन हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसको पैनिक नहीं लगेगा, ईजी लगेगा, वो एक्सेप्शन है, तो उसी के लिए वो नहीं है। उसके बाद पैनिक कंटिन्यूस, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी कभी 3-4 क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट आते हैं तो हमारी तो लग जाती है वैसे। फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं, उसके लिए ये पी कंटिन्यूस यानी पानी क्वेश्चन कंटिन्यूस आ जाएंगे, तो आप इसमें ना सॉल्व कर पाओगे और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे और आगे वाले क्वेश्चन बहुत मैंने सॉल्व नहीं करोगे। ऐसे इसलिए सिचुएशन देखो, एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन प्रैक्टिस ऑफ विथ वत्त की ताल, पता नहीं कुछ एग्जैक्टली, सब नियर ऑप्शन है। हाउ मेनी अबोर डायनास्टीज वर देयर किंगडम इन अर्ली 18th सेंचुरी, ये भी पता नहीं एग्जैक्टली, कभी क्रोनोलॉजी करने के बाद वही पता चलेगा। उसके बाद इसमें भी एग्जैक्टली पूरा पता नहीं है, तभी 2-3 क्वेश्चन लगातार है। तो ऐसे इसको टैकल कैसे करेंगे? बेस्ट वे टू टैकल दिस इज़ टू स्किप दिस पेज। ये पेज या ये सेक्शन पूरा स्किप करो, 10-12 2-3 पेज 1-2 पेज पलट लो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। इसके ऊपर पूरा लास्ट टाइम में आ जाओ, नहीं तो इसी में अटक जाओगे तो उसमें 15-20 मिनट जाएंगे। उसके बाद आप सोचोगे कि हमारा इस बार प्री नहीं होगा। इसको स्किप करोगे, आगे वाले इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आगे ये 3 क्वेश्चन के बाद, ये 3 क्वेश्चन आप स्किप करने के बाद ये भी वैसे इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन तभी भी आपको वो इतना चांस नहीं लेना है। आपको ये पेज ही स्किप करो, 1-2 पेज या एक सेक्शन स्किप करो। आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है ये, कभी कभी ये डिसाइडेड होके नहीं आता है, कभी हिस्ट्री आएगा डिफिकल्ट, कभी साइंस आएगा डिफिकल्ट, तो आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट सेक्शन है, थोड़ा स्किप करो, लास्ट में जो उसके लॉजिक के क्वेश्चन है वही सॉल्व करो। अदरवाइज अभी 3 क्वेश्चन है जो पैनिक करेंगे आपको। 3 क्वेश्चन छोड़ने के बाद बहुत बुरा लगेगा कि हमने साल भर पढ़ाई की, हमारा 3 क्वेश्चन गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन सिर्फ 50 सही आना है, 3 क्वेश्चन छोड़ने से कुछ नहीं होता। लेकिन 3 क्वेश्चन आइटम के चक्कर में आगे वाले 10 क्वेश्चन गलत करोगे, टाइम नहीं मिलेगा, और या गलत करोगे तो निगेटिव में जाएगा। आगे वाला एक सही आने वाला भी, आप उसका भी एक मार्क निगेटिव में जाएगा। तो आपको ईगो पे नहीं देना है कि पी कंटिन्यूस वालों को भी यहाँ पे पहचान करना आना चाहिए। उसके बाद बेसिक में मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन बेसिक है, जैसे कि इसी में ट्रॉपिकल सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन न्यूट्रन स्टेटमेंट 1 है। हाई टेम्परेचर मॉइस्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली।
ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है, वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया है कि ये रिच नहीं है न्यूट्रन में। तो वही रिच सॉइल इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट इज न्यूट्रन, ये सही नहीं है। हाई टेम्परेचर मॉइस्चर इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक एंड सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, ये सही है। रिच नहीं होते ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि बारिश की वजह से उसका न्यूट्रन क्लीन हो जाता है। तो इसमें ये बेसिक नॉलेज है। सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रन, ये सेंटेंस गलत है। और हाई टेम्परेचर मॉइस्चर, ये सेंटेंस सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद seismograph wave are recorded earlier than S wave. P wave, the individual particle vibrate to and fro direction and wave propagation where, ये भी ज्योग्राफी में बेसिक नॉलेज पे दे दिया है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो आपका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन गलत न होने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिवीजन होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस होना चाहिए और आप सीरियसली पढ़ना चाहिए। उसके बाद यही है, बेसिक क्वेश्चन ही दे दिया है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड सरफेस, वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। कॉन्टिनेंट ओशियन ड्यूरिंग समर देन विंटर, तो ये भी बेसिक में आ जाता है। ऐसे कुछ ट्रिक आगे भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ साथ। पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ ये पूरा ट्रिक सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स है और बहुत सारा बेसिक नॉलेज का भी थोड़ा सा जो ट्रिक्स है साथ साथ में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए। थैंक यू।